यूपी के प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उमेश पाल और उसके दोनों गनर पर हमला हुआ। मैच 44 सेकंड में ताबड़तोड़ गोलियां और बम फेंककर 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी गई। 2 दिन के अंदर इस मामले में कई अहम खुलासे हुए। पहला खुलासा ये था कि सिर्फ 6 नहीं बल्कि 13 शूटर उस वक्त घटनास्थल पर थे, 6 सामने और 7 बैकअप में। पुलिस ने इनका इतिहास खंगाला तो मालूम चला कि हमले को अंजाम देने वाले शूटर पूर्वांचल के हैं। घटना की प्लानिंग यूपी के बरेली और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल में की गई थी। ये पहला मौका नहीं था जब पूर्वांचल के शूटरों ने ऐसा कहर बरपाया हो। इससे पहले भी इनके हमलों ने सरकार के नींदें उड़ा रखी हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 3 ऐसे गैंगस्टरों की कहानियां लेकर आए हैं। एक तो शूटर से गैंगस्टर बना और फिर इतना बड़ा बदमाश बना, उसने तत्कालीन यूपी के सीएम की हत्या की सुपारी ले ली और उसी के एनकाउंटर के लिए यूपी एसटीएफ का गठन हुआ। साल 1973 गोरखपुर के मामखोर का एक गांव सरकारी टीचर के घर एक लड़के का जन्म हुआ। नाम रखा गया श्री प्रकाश शुक्ला। 20 साल की उम्र तक वो लड़का स्कूल जाता, घर पर दोस्तों के साथ खेलता, परिवार के साथ रहकर एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था। पर धीरे धीरे उस लड़के का मन पढ़ाई छोड़कर रंगबाजी में लगने लगा। साल 1993 एक 16 साल की लड़की अपने घर से स्कूल जा रही थी। रास्ते में राकेश तिवारी नाम का एक आदमी उसके साथ छेड़खानी करता है। लड़की रोते हुए घर पहुंचती है, पूरी बात अपने पिता को बताती है। ये लड़की श्री प्रकाश शुक्ला की बहन थी। जब वो पूरी बात अपने पिता को बता रही थी, उसी वक्त श्री प्रकाश शुक्ला अपनी बहन के साथ हुई बदतमीजी का पता चल जाता है। श्री प्रकाश बिना कुछ सोचे समझे राकेश तिवारी के सीने में गोलियां उतार देता है। राकेश की मौत हो गई। इस वाक्य से शुरू हुई एक आम लड़के की गैंगस्टर बनने की कहानी। राकेश का मर्डर करके श्री प्रकाश अंडरग्राउंड हो गया। अब उसकी तलाश 2 लोग कर रहे थे, पहली पुलिस और दूसरा गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी। पुलिस श्री प्रकाश को सजा देने के लिए खोज रही थी और हरिशंकर उसे इनाम देने के लिए। राकेश तिवारी हरिशंकर के कट्टर विरोधी वीरेंद्र प्रताप शाही का खास आदमी था, इसीलिए हरिशंकर उसको मारने वाले को इनाम देना चाहते थे और ऐसा हुआ भी। पुलिस से पहले हरिशंकर श्री प्रकाश शुक्ला तक पहुंच गए। उन्होंने श्री प्रकाश को पुलिस से बचाकर 4 महीने के लिए बैंकॉक भेज दिया। 4 महीने बीते, श्री प्रकाश बैंकॉक से वापस आया। अब वो हरिशंकर के कहने पर अपराधों को अंजाम देने लगा। उसने सबसे पहले हमला किया गोरखपुर में विधायक वीरेंद्र शाही पर, लेकिन वीरेंद्र शाही की जान बच गई। कुछ दिन बाद रेलवे के ठेके को लेकर श्री प्रकाश का हरिशंकर तिवारी से विवाद हो गया। इसके बाद श्री प्रकाश ने बिहार के बाहुबली सूरजभान सिंह की तरह दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दरअसल हरिशंकर तिवारी, वीरेंद्र प्रताप शाही और सूरजभान सिंह एक ही तरह की रेस में शामिल थे। रेलवे से ठेके जारी होते, उसके टेंडर हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही को तो मिल जाते, लेकिन सूरजभान इसमें पीछे रह जाते। श्री प्रकाश ने अपनी दबंगई दिखाकर सूरजभान को ठेके दिलवाने शुरू किए। यहीं से इन तीनों लोगों के साथ गहरा रिश्ता होने लगा। सूरजभान ने श्री प्रकाश को अपना गुर्गा बना लिया। श्री प्रकाश हरिशंकर को छोड़कर सूरजभान के साथ शामिल तो हो गया था, लेकिन वो हरिशंकर के दुश्मन वीरेंद्र शाही से अपने दुश्मनी नहीं भूला था। एक दिन वीरेंद्र अपनी प्रेमिका को किराए पर कमरा दिखाने के लिए ले जा रहे थे। प्रेमिका के बारे में किसी को पता ना चले, इसीलिए गनर और ड्राइवर को घर पर रहने के लिए कहा। इस बात की भनक शुक्ला को लग गई। वो मौके पर पहुंचता है और धड़ाधड़ वीरेंद्र शाही पर फायरिंग शुरू कर देता है। वीरेंद्र शाही वहीं मारा जाता है। 3 जून 1998 बिहार में राबड़ी देवी की सरकार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री रहे ब्रज बिहारी प्रसाद की 7 नकाबपोश बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या कर देते हैं। हत्या की जांच हुई तो उसमें श्री प्रकाश शुक्ला के गुरु सूरजभान का नाम सामने आता है। सूरजभान को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। हालांकि बाद में यह फैसला पलट जाता है। कहा जाता है कि उन 7 बदमाशों में श्री प्रकाश भी शामिल था। कुछ वक्त बीता, अब धीरे धीरे श्री प्रकाश एक स्थापित डॉन बन चुका था। पूर्वांचल से बिहार और दिल्ली से गाजियाबाद तक उसने वसूली का धंधा शुरू कर दिया। लखनऊ के हजरतगंज में श्री प्रकाश ने अपने बहनोई से लॉटरी का काम शुरू करवाया। कंपटीशन में अमीनाबाद के विवेक श्रीवास्तव ने भी लॉटरी के कई काउंटर खोल दिए। श्री प्रकाश ने विवेक को ऐसा करने से मना किया। विवेक नहीं माना तो एक दिन श्री प्रकाश शुक्ला आया और लाटू रोड चौराहे के बीचों बीच विवेक को 25 गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली पुलिस ने भी श्री प्रकाश शुक्ला की तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन उनके पास कोई तस्वीर नहीं थी। दरअसल अपराध की दुनिया में आने के बाद श्री प्रकाश ने कोई तस्वीर खिंचवाई ही नहीं। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद एक तस्वीर पुलिस के हाथ मिलती है।
त्रिप्रकाश अपनी भांजी के जन्मदिन में शामिल हुआ था, वही ये तस्वीर खींची गई थी। लेकिन फोटो पूरी थी नहीं। पुलिस ने हुलिया पूछा और उसका प्रिंट आउट निकलवा कर पूरे पुलिस विभाग में भेज दिया। इसी बीच एक बड़ा खुलासा हुआ। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि त्रिप्रकाश ने मुख्यमंत्री जो तत्कालीन थे कल्याण सिंह, उनकी हत्या के लिए 6 करोड़ रुपए की सुपारी ली है। ये सुनते ही पूरे प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। आदेश हुए कि किसी तरह श्री प्रकाश शुक्ला को तुरंत पकड़ा जाए, चाहे जिंदा या फिर मुर्दा। श्री प्रकाश के प्रेमिका उस वक्त गाजियाबाद में रहती थी। वो ज़्यादातर उसके साथ रहता और जब भी वहाँ नहीं होता तो उससे फ़ोन पर बातें किया करता। श्री प्रकाश और उसकी प्रेमिका का नंबर सर्विलांस पर लगाया गया। पुलिस को खबर मिली कि श्री प्रकाश अपनी प्रेमिका से मिलने गाजियाबाद जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद स्टेट हाईवे पर पुलिस हथियारों के साथ पहुंच जाती है। दोपहर करीब 1:30 बजे का वक्त रहा होगा। अपनी नीली सिएलो कार चलाते हुए श्री प्रकाश शुक्ला हाईवे पर पहुंचा। साथ में उसके 2 और साथी थे। जैसे उसकी कार आगे बढ़ी, पुलिस की कार भी उसके पीछे लग गई। श्री प्रकाश को खतरा महसूस हुआ तो उसने अपनी गाड़ी तेजी से भगानी शुरू कर दी। पुलिस उससे ज़्यादा तेजी से उसके पीछे भाग रही थी। गाड़ी को हर तरफ से घेर लिया गया। ये देखते ही शुक्ला ने रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन इस बार हथियारों से लैस एसटीएफ के जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और तीनों को मार गिराया। इसके साथ श्री प्रकाश शुक्ला नाम का चैप्टर यहीं पे खत्म हुआ। अब आते हैं दूसरे गैंगस्टर की कहानी पर। साल 1970 का दशक था। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से निकले हरिशंकर तिवारी, बलवंत सिंह और वीरेंद्र प्रताप शाही जैसे छात्र नेता राजनीति की मुख्य धारा में समा गए। इसके बाद ये तो ट्रेंड बन गया। लड़के यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते तो उनके मन में इनको देखकर नेता बनने का सपना पलने लगता था। जाहिर सी बात है। ऐसा ही एक स्टूडेंट था विनोद उपाध्याय। विनोद ने छात्र राजनीति की शुरुआत चुनाव लड़ने से नहीं बल्कि चुनाव लड़वाने से की। साल 2002 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव था। विनोद ने अपने एक साथी को चुनाव लड़वाया और चुनाव जीत भी गया। और यहीं से धीरे धीरे विनोद की पहचान राजनीति में बड़े बड़े लोगों से होने लगी। यूनिवर्सिटी से करीब 10 साल से जुड़े रहने की वजह से विनोद ने छात्रों की एक बड़ी गैंग भी बना ली। ये वो वक्त था जब गोरखपुर में जातीय आधार पर गैंग हुआ करती थी। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के रॉबिन हुड कहे जाते थे और विनोद उनके खास चेले। हरिशंकर तिवारी के चेलों में श्री प्रकाश शुक्ला भी था, जिसकी कहानी हमने सुनाई आपको। 1997 में ठाकुरों के नेता और महाराजगंज जिले के बाहुबली वीरेंद्र प्रताप शाही को श्री प्रकाश ने लखनऊ में गोलियों से भून दिया था। इस वक्त तक विनोद का नाम अपराध की दुनिया में नहीं दर्ज था, लेकिन ये सब देखकर उसमें अपराध करने की हिम्मत आ गई। श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर के बाद विनोद उपाध्याय सत्यव्रत राय का खास बन गया। ये सत्यव्रत राय भी कभी श्री प्रकाश को सलाह देने वाले बताए जाते थे। दोनों साथ हुए तो अपराध में नाम आने लगा। साल 1999 में एक के बाद एक 2 मुकदमा गोरखनाथ थाने में दर्ज हुआ। पहला धमकी का और दूसरा दलित के साथ मारपीट का। कुछ सालों बाद पैसे के लेन देन को लेकर सत्यव्रत से झगड़ा हुआ और यहां से दोनों दुश्मन हो गए। साल 2004 में विनोद अपने काले कारनामों की वजह से गोरखपुर की जेल में बंद था। वहां बातचीत के वक्त शातिर अपराधी जीत नारायण मिश्रा ने उसे थप्पड़ मार दिया। उस वक्त तक वो कुछ नहीं बोला। कुछ दिन बाद जमानत पर बाहर भी आ गया। 8 महीने बाद जीत नारायण को भी जमानत मिली। वो बाहर निकलकर जीप से अपने घर जाने लगा। जैसे ही उतरा उसकी गाड़ी को बदमाशों ने घेर लिया और 70 सेकंड में अंधाधुंध फायरिंग कर उसको भून दिया गया। फायरिंग करने वाला कोई और नहीं था बल्कि वही विनोद था जिसे जीत नारायण ने थप्पड़ मारा था जेल में। साल 2007 तक विनोद पर 9 मुकदमे दर्ज हुए। 2007 में सिविल लाइन्स इलाके में विनोद उपाध्याय गैंग पर लाल बहादुर गैंग ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। विनोद गैंग के लोगों को पिस्टल निकालने तक का वक्त नहीं मिला। विनोद गैंग के 2 लोग मारे गए। विनोद के खिलाफ साल 2007 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। 2008 में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज हुआ। एक तरफ पुलिस जांच कर रही थी और दूसरी तरफ विनोद अपराध करते जा रहा था। इस दौरान विनोद की नज़र विवादित ज़मीनों पर पड़ती है। कई ज़मीनें अपने और अपने लोगों के नाम करवा लेता है। दूसरे गैंग में क्या चल रहा है इसे पता लगाने के लिए हर गैंग में विनोद ने चालाकी के साथ अपने लोगों की एंट्री भी करवा दी। लाल बहादुर यादव राजनीति में आ गया। एक दिन वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी के सामने आया तो गेट के सामने ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। गोरखपुर कैंट पुलिस ने विनोद उपाध्याय समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ
मामला दर्ज कराया। 3 आदमी फरार, बाकी इस वक्त जेल में है। विनोद इस वक्त जमानत पर बाहर है। 2020 आते आते विनोद पर गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमों की संख्या 25 हो गई। जमानत पर छूटे तो फरार हो गए। पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया। 17 जुलाई 2020 को पुलिस ने विनोद को लखनऊ के गोमती नगर के विपुल खंड से गिरफ्तार कर लिया और यहाँ से विनोद और उसके लोगों की जमीनें थी कब्जा छुड़वाने में लग गई। गैंगस्टर विनोद उपाध्याय की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब बात करते हैं मुख्तार अंसारी के सबसे खास शूटर मुन्ना बजरंगी की। 1967 यूपी के जौनपुर के गांव पुरेदयाल कसेरू में पारसनाथ सिंह के घर एक लड़का पैदा हुआ। नाम रखा गया प्रेम प्रकाश सिंह। घर में प्यार से सब उसे मुन्ना कहते हैं। पिता किसान थे, घर के हालात भी बहुत अच्छे नहीं थे, इसीलिए 5वीं के बाद ही मुन्ना को स्कूल छोड़ना पड़ा। इसके बाद मुन्ना ने कालीन बुनना सीखा और वहीं काम करने लगा। साल 1982 मुन्ना अक्सर गांव में लड़ाई झगड़े करता। एक दिन आपसी विवाद की वजह से मुन्ना ने गांव में मारपीट की। पुलिस कंप्लेंट हुई और तब से गांव के लोग भी मुन्ना से डरने लगे। हद तो तब हुआ जब इसके 2 साल बाद ही मुन्ना ने अपने सेठ की हत्या कर दी। एक दिन मुन्ना कालीन बुन रहा था। काम खत्म करने के बाद उसने और उसके दोस्तों ने अपने सेठ बुल्लन से काम के पैसे मांगे। उसने पैसे देने से मना कर दिया और मुन्ना के दोस्त को बुरा लगा। कुछ दिन बाद बुल्लन की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उसी हत्या का आरोप मुन्ना पर लगता है और पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी। मुन्ना पुलिस के हाथ तो नहीं आया, लेकिन वाराणसी के एक पूर्व मेयर थे अनिल सिंह। उन्होंने मुन्ना को खोज निकाला। उसको पुलिस से पकड़वाने के लिए नहीं, बल्कि उससे अपना काम निकलवाने के लिए। मुन्ना अनिल के सारे दुश्मनों का मर्डर करने लगा। पहले अनिल के दुश्मन सीताराम चौरसिया की हत्या हुई, फिर अविनाश राय पर गोलियां चली लेकिन वो बच गए। एक एक दुश्मन मारे जाने लगे। इल्जाम लगा मुन्ना पर। मुन्ना का आतंक बढ़ने लगा और यहीं से उसके नाम के आगे बजरंगी शब्द जोड़ गया और मुन्ना बजरंगी बन गया। अनिल सिंह के साथ रहते रहते एक दिन मुन्ना की मुलाकात बाहुबली मुख्तार अंसारी से हुई। ये वो वक्त था जब मुख्तार अंसारी और ब्रजेश त्रिभुवन सिंह गैंग के बीच गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब तक मुन्ना इस गैंग वॉर में शामिल नहीं हुआ था। साल 1990 में साधु सिंह हत्याकांड का आरोपी राजदेव पांडे की हत्या कर दी गई। उसके बाद मुन्ना का नाम इस गैंग वॉर में आया। एक दिन गैंग वॉर के दौरान मुन्ना के पैर में गोली लग जाती है और खून निकलते हुए लड़खड़ाकर वो किसी तरह मुख्तार के पास पहुंचता है। मुख्तार उसे तुरंत अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाता है। मुन्ना मुख्तार का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूला और मरते दम तक मुख्तार अंसारी के साथ रहा। कुछ दिन बीते, मुन्ना अब ठीक हो चुका था। मुन्ना को गोली जौनपुर के बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह ने मारी थी। सही होते ही उसने सबसे पहले नेता की हत्या कर दी। साथ में नेता के गनर समेत एक और आदमी को भी मार गिराया। यहीं से मुन्ना बजरंगी अंडरवर्ल्ड के दुनिया में बड़ा नाम बन गया। मुन्ना को पकड़ने के लिए 4 मई 1998 में यूपी सरकार ने एसटीएफ के गठन को मंजूरी दी। कुछ दिन बाद 11 सितंबर 1998 को एसटीएफ को मुन्ना के मूवमेंट की जानकारी मिली कि वो दिल्ली के करनाल रोड से निकलने वाला था। उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। मुन्ना काले रंग की एक स्टीम कार से वहाँ पहुँचा। पुलिस ने उसे घेर लिया। गाड़ी में मुन्ना के साथ एक और साथी था। मुन्ना को खतरा लगा तो उसने तुरंत फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन मुठभेड़ मुन्ना और उसके साथी को इस मुठभेड़ में गोलियां लग गई। एसटीएफ की टीम दोनों को लेकर लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचती है। वहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। जब मुन्ना को गोली मारी गई थी उस वक्त यूपी विधानसभा में बढ़ते अपराध को लेकर कल्याण सिंह की सरकार पर निशाना साधा जा रहा था। इसी गहमागहमी के बीच कल्याण सिंह को एक पर्ची मिली। पर्ची देखते ही मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर्ची में लिखा था कि एसटीएफ ने नामी डॉन मुन्ना बजरंगी को मार गिराया। उस समय मुन्ना का खौफ इतना ज़्यादा था कि जैसे ही कल्याण सिंह ने विधानसभा में ये जानकारी सबको दी, सभी ने मेजे थपथपाकर अभिवादन किया। सभी ने कल्याण सिंह को बधाई दी। सदन खत्म हुआ। कुछ घंटे बाद मुन्ना की बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। डॉक्टर्स वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं कि मुन्ना की सांसें उस वक्त चल रही थी। डॉक्टर्स तुरंत ये बात एसटीएफ को बताती है, डॉक्टर्स की टीम। इसी बीच बीजेपी एमएलए कृष्णानंद राय की हत्या हुई, जिसका इल्जाम मुन्ना पर लगा। साथ ही साल 2012 में मुन्ना ने जौनपुर के मडियाहों से विधानसभा चुनाव लड़ा, हार गया। साल 2016 में मुन्ना के साले की हत्या कर दी गई। उस वक्त मुन्ना की पत्नी ने आरोप लगाया कि एसटीएफ उनके पति की भी हत्या कर सकती है। 8 जुलाई 2018 को मुन्ना को झांसी जेल से बागपत जेल भेजा जाता है। अगली सुबह जेल में मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और यहीं से मुन्ना का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब मुन्ना की हत्या किसने की?
अगर ये आपको जानना है तो आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में किस गैंगस्टर ने हत्या की थी। तो इस कहानी पर अपनी राय दीजिएगा, इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।